दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल वेंथल मोर में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये स्टॉक मार्केट समझने के लिए हम एक बंदा सुनील उसकी कहानी को समझते हैं। तो सुनील एक इंजीनियर है जो कॉलेज से अच्छे खासे मार्क्स लेके पास होता है और वो डिसाइड करता है कि उसे एक सोप की फैक्ट्री लगानी है। तो वो सोप की फैक्ट्री अपने स्टेट में चालू करता है और उससे वो सोप बेच के वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। तो उसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसे 10 लाख रुपए वो फैक्ट्री लगाने के लिए लगे और वो फैक्ट्री चलाने के लिए उसको 1 लाख रुपए पर मंथ लगे। तो ये 1 लाख रुपए हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल लगता है या जो भी चीज़ें साबुन बनाने के लिए लगती हैं उनके लिए वो 1 लाख रुपए यूज़ करके वो फैक्ट्री को चला रहा था, जिसको हम दूसरे सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ओके, तो होता क्या है कि उसका बिज़नेस ये अच्छा खासा चल रहा होता है, बट क्या होता है कि उसका जो साबुन है बहुत अच्छा होता है या उसका डिमांड बहुत अच्छा रहता है, तो अदर स्टेट में से भी वो डिमांड आने लगता है। बट ये फैक्ट्री का जो कैपेसिटी रहता है वो डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो सुनील को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो सेम तरीके का फैक्ट्री वो दूसरे स्टेट में भी शुरू करें। बट होता क्या है कि सिंस वो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए उसे कैपिटल की ज़रूरत रहती है और 10 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा अमाउंट में भी वो लगने वाला है कि स्टेट बाय स्टेट फैक्ट्री का कॉस्ट में भी डिफरेंट हो सकता है। ओके, सुनील डिसाइड करता है कि मैं ये फैक्ट्री दूसरे स्टेट में लगाऊंगा। उसके लिए उसको पैसा चाहिए था। पैसे के लिए उसके पास 2 तरीके, वो इधर बैंक के पास जाएगा और बैंक के पास जाके वो मनी लेके एज अ लोन लेके ही कैन सेट अप द फैक्ट्री। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बैंक जब भी कुछ भी चीज़ पैसे देता है तो उसके अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि बैंक लेट से बिज़नेस के लिए एक 7 to 8% का इंटरेस्ट अगर चार्ज करता है तो जो कॉस्ट होता है वो ऑलरेडी बिज़नेस इनकोर कर रहता है, क्योंकि वो फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ सुनील वो रॉ मटेरियल परचेस करता है और वो सब खर्चा भी चलाता है, उसको ट्रांसपोर्ट भी कराने होते हैं, उसका मार्केटिंग भी कराना रहता है। बहुत सारे कॉस्ट ऑलरेडी ओवरहेड रहता है और काफ़ी कम मार्जिन्स में कंपनी काम करती है। तो और ऐसा अगर एक्स्ट्रा पैसा बैंक से वो भी इंटरेस्ट पे लेता है तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो अपने रिश्तेदारों या दोस्तों या किससे ये अमाउंट इकट्ठा करें। बट सिंस 10 लाख की इन्हें बहुत स्मॉल अमाउंट लिया है, मे बी बिगर फैक्ट्रीज़ के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता है, जो मे बी पॉसिबल नहीं होता कि हम अपने रिलेटिव से वगैरह वो अमाउंट जुड़ा के हम वो फैक्ट्री को खड़े करें। तो उसके लिए और एक तरीका है जो एक लीगल तरीका है कि क्यों ना हम ये फैक्ट्री को जो पैसा चाहिए वो हम दूसरे लोगों से वो पैसा इकट्ठा करें। डायरेक्टली हम ऐसे किसी भी लोगों से बोलेंगे कि यार हमको फैक्ट्री सेटअप करना है, आप हमको पैसा दे दो, तो वो तो एक लीगल वे नहीं है। ओके, इसके लिए जैसे बैंक के पास हम अप्रोच करते हैं, बैंक हमको लोन देता है। ओके, वैसे इस तरीके के रिक्वायरमेंट्स के लिए जैसे फैक्ट्री चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए या उसको कैपेसिटी एक्सपांड करने के लिए या ग्रोथ के लिए वो पैसा यूज़ करना है, तो इस सब रीजंस के लिए एक लीगल वे हमारे सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करते हैं, जिसको हम सेबी कहते हैं। ओके, तो ये सेबी बेसिकली ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। जब मैं कहता हूँ रेगुलेटरी बॉडी तो इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई होता है जो सारे बैंक्स को ऊपर कंट्रोल करता है। तो जब भी सुनील जैसे लोग जिनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए सेटअप या बिज़नेस करने के लिए, तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, जो कुछ चीज़ें जो वेरीफाई करते हैं बिज़नेस के एंड से कि इतना बिज़नेस का साइज़ होना चाहिए, तभी वो उनके पास अप्रोच कर सकते हैं। तो सुनील डिसाइड करता है कि मेरी कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल
मेरी कंपनी 1000 यूनिट से बनी है। 1000 यूनिट जब मैं बोलता हूँ, जब भी हम कोई कंपनी रजिस्टर कहते हैं तो हम उसका कैपिटल डिसाइड करके हम उसको रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी रजिस्टर्ड कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। ओके, जब भी मैं मेरी कंपनी रजिस्टर करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरी कंपनी 1 लाख रुपीज़ वर्किंग कैपिटल है, जिसके मैं 100 शेयर्स करता हूँ। और ये 100 शेयर हो गए तो फॉर एग्जांपल 1 लाख की कंपनी अगर 100 शेयर हो गए तो हर एक शेयर का प्राइस हो गया मेरा 1000। ओके, तो इनडायरेक्टली मैं ये कंपनी को पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। बट ये सब अगर आप बोलोगे कि मेरे को कंपनी में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ये ऐसा नहीं कि मेरा एक फ्लोर हो गया, तुम्हारा एक हो गया, मेरा एक डिपार्टमेंट हो गया, मेरा डिपार्टमेंट, वो ऐसा नहीं होता। ओनरशिप वैसे ये कंपनी की डिसाइड नहीं होती। जस्ट बोल सकते कि नंबर की 100 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, जिसके पास ज़्यादा शेयर होंगे वो ज़्यादा कंपनी का हिस्सेदार होगा। लेट से कुछ प्रॉफिट रहेगा या कुछ चीज़ें शेयर्स करनी रहेंगी तो हम वो प्रोपोर्शन में उसको बांट सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कोई मेरे जो पार्टनर्स है, लेट से मैं अभी 30 और ये सेम केस में 100 को अगर 1000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 300 और ये 400। सो जिस बंदे के पास 400 है उसको वो जो भी प्रॉफिट होगा उसका थोड़ा अमाउंट जो भी ज़्यादा जाएगा। मे बी 1 लाख रुपए है तो इन लोगों को मे बी 30,000 जाएगा और उसको 40,000 मिलेगा। तो सुनील सेबी को बोलता है कि मेरा जो हिस्सा है, नॉर्मली जो कंपनी पहले प्राइवेट रजिस्टर करते हैं तो जो नंबर ऑफ़ शेयर्स रहते हैं, तो सुनील बोलता है कि यस, ये हमारा हम इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और हम ये कंपनी को अभी रजिस्टर कराना चाहते हैं आपके पास। तो वो रजिस्टर को बोलते हैं कि ये हमारी कंपनी के हम फॉर एग्जांपल इन 1000 शेयर्स 70% हम रखेंगे, 30% हमारा हिस्सा बेचना चाहते हैं, जिससे हम वो हिस्सा या वो शेयर्स बेच के हम पैसा इकट्ठा कर सकेंगे। तो ऐसा वो सेबी को एप्लीकेशन देते हैं और सेबी वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके वो लोगों से उसका हम उसको जब फर्स्ट टाइम जब कंपनी रजिस्टर होती तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको IPO बोलते हैं, तो IPO के थ्रू वो लिस्ट होता है। देन जब भी IPO एक प्राइस बैंड होता है जिससे वो हर एक शेयर की कॉस्ट डिसाइड होती है और लोग उसको अप्लाई करते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन हो जाता है देन हमारे पास वो कंपनी के शेयर्स इन टर्म्स ऑफ डीमैटेरियलाइज फॉर्म, डीमैट अकाउंट जो भी होता है उसके अंदर वो आ जाते हैं और हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट होके ओनर्स के अकाउंट में चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस हो गया। सो अभी तक हमने देखा कि सुनील का जो रिक्वायरमेंट था पैसा रेज करने का, उसने वो रेज किया थ्रू शेयरिंग इज ओनरशिप, पार्ट ऑफ ओनरशिप टू द अदर पीपल वाया अ प्रॉपर चैनल कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड। सो जब भी सुनील के कंपनीज के शेयर्स IPO के थ्रू लोगों के पास जाएंगे तो अभी लोगों के पास 2 ऑप्शन है। इधर तो अभी लोगों को ये शेयर उन्होंने जो खरीदा उससे क्या फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा उसका ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने जो भी कैपिटल रेस करके दिया, इन केस ऑफ सुनील उसने ऑलरेडी एक फैक्ट्री लगाया था और दूसरा फैक्ट्री वो अभी और लगाना चाहता है। तो वो सुनील जब ये पैसा उसको मिल जाएगा वो दूसरा फैक्ट्री सेटअप किया करेगा, उसका प्रॉफिट पहले जितना होता था एक फैक्ट्री से अभी ये 2 फैक्ट्री है तो उससे उसका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो जो पैसा वो खुद कमा रहा था एज अ सिंगल ओनर करके, नाउ उसको पार्ट में डिवाइड करके शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। नाउ इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट और एक लाइक ये एक एडवांटेज हो गया कि जो भी प्रॉफिट रहेगा सुनील को जो मिलेगा वो प्रॉफिट उसको शेयर करेगा। नाउ फॉर एग्जांपल सुनील को पहले फैक्ट्री में 10,000 प्रॉफिट हो रहा था, अभी ये फैक्ट्री में उसको 10,000 का और प्रॉफिट हो रहा है सेकंड फैक्ट्री में। तो इसका मतलब ये हो गया कि सुनील को वो जो 20,000 है 20,000 के 20,000 प्रोपोर्शन में डिवाइड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट में आती है तो कंपनी वो प्रॉफिट को भी कुछ और ग्रोथ प्लान्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मे बी उसको 3rd फैक्ट्री और ओपन करना है तो वो सब
कमिटी डिसाइड करती है, जो जब भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो कंपनी डिसाइड करती है कि किस बंदे को कितना कितना प्रॉफिट जाना चाहिए। बंदा इन द सेंस अभी ये मल्टीपल शेयर होल्डर्स होंगे, क्योंकि एक बंदे के पास तो नहीं जाएंगे, मल्टीपल शेयर होल्डर। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो एक कमेटी डिसाइड करती है, और वो कमेटी में वोटिंग का राइट्स जो भी बंदा शेयर लेता है तो उसको भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है कंपनी में, कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं जिसके डिसीजंस की अप्रूवल्स के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो लोग फिर ऐसा कुछ डिसीजंस लेना है तो वो शेयर होल्डर्स के पास, अभी तो ई वोटिंग है, सब ऑनलाइन का ज़माना है, तो ई वोटिंग के थ्रू वो ले लेते हैं। तो जो बंदे जिन्होंने सुनील की कंपनी के अभी शेयर्स लिए हैं वो सुनील का जो प्रॉफिट होगा उसको भी शेयर करेंगे। और दूसरा और एक चीज़ रहता है कि जैसे सुनील के शेयर्स किसी बंदे के पास है और लेट्स से वो बंदे ने शेयर लिए हैं, उसको 100 रुपीज़ में 1 शेयर लिया है, ओके। तो वो जब भी स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज हो जाता है तो बहुत सारे लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसका कॉस्ट लेट्स से किसी बंदे को लगता है कि अरे ये कंपनी और ग्रो कर रही है, उसका साबन बहुत अच्छा है, मे बी उसका और ग्रोथ होगा। तो वो बंदा अगर कोई दूसरा है, अगर वो बोलता है कि मुझे 102 में वो शेयर दे दो, तो होता क्या है कि ये जो बंदा है जिसने पहले ख़रीदा रहता है उसने तो 100 रुपीज़ में ख़रीदा है, और जो दूसरा बंदा है जो ख़रीदना चाहता है वो तो 102 में ख़रीदता है, उसको ये 2 रुपये एडिशनल भी हो गए। तो ये बंदा इसको शेयर बेच देगा, पहला बंदा दूसरे को, तो ये ओनरशिप इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अभी क्या होता है कि उसको 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया हर शेयर के पीछे, और ये बंदा फिर दूसरे से तीसरे को, और फिर वो डिमांड सप्लाई का चीज़ें चालू हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों अभी तक हमने देखा कि मनी रेस करने के लिए कंपनीज अपना पार्ट बेचती है, और वो पार्ट को हम एज अ शेयर्स वो कंपनी को लिस्ट कराते हैं, एंड अगेन बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई कंपनी की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट एंड ऑल दैट वो शेयर्स का भाव फिर बढ़ता रहता है। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अभी मैं ये फर्स्ट वाले बंदे की बात कर रहा हूँ जिसने वो 100 में लिया था, वो 102 में बेच दिया। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोचो कि सुमित ने और अच्छा ग्रोथ किया, ओके, और वो ग्रोथ में उसने तीसरी फैक्ट्री और चौथी फैक्ट्री, बहुत सारे फैक्ट्रीज लगा ली, ओके। तो ये जो 100 रुपीज़ का शेयर रहेगा ना, मे बी दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मे बी वो 10 टाइम्स भी हो सकता है। बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, अगर लॉन्ग टर्म को लिए कोई बंदा होल्ड करता है शेयर्स को तो उसका वैल्यू भी बहुत बढ़ जाता है, ओके। तो उसका वैल्यू में भी 1000 रुपीज़ भी हो जाएगा, तो पर शेयर के पीछे उसको 10 टाइम्स रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ओके, सो ये एक ज़रिया है कि जिस तरीके से लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं। लाइक अगर आपको कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा लगा है, उसका आपको फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है, यू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी एंड इवेंचुअली वो कंपनी ग्रो होके इट विल गिव यू द गुड रिटर्न्स आल्सो इन बिटवीन। जो ये फर्स्ट वाला बंदा है जिसने होल्ड किया था और ये उसने 10 साल होल्ड किया, तो उसने कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी उन लोगों को एज अ डिविडेंड बांटता है, ओके। सो यही है दोस्तों स्टॉक मार्केट। ये सिंपल एक टर्म है जिसमें बहुत सारी लीगल कंप्लायंसेस होती है। कोई भी कंपनी खुद को ऐसे डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर सकती, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और वो सारे गवर्न होता है सेबी। तो सेबी एक तरीके का लाइक कमांडिंग बॉडी है, जैसे अपने यहाँ पे लीगल कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इश्यूज़ है तो पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस सिस्टम बना है, वैसे सिक्योरिटी इस टाइप के रिक्वायरमेंट्स के लिए, शेयर मार्केट के रिक्वायरमेंट के लिए सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी बना है जो मेक श्योर करता है कि फेयर एंड स्क्वायर प्रैक्टिसेस हो। तो दोस्तों होप सो आपको ये वीडियो क्लियर रहेगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, ये आई नो इट इज़ वेरी बेसिक वीडियो, बट ये वाले सिंपल तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी करो और अपने दोस्तों को भी आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। थैंक यू दोस्तों।